अगर मैं आपसे बोलूं चलो आपको जयपुर घुमा के लाता हूं, तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि कहां लेके चलूंगा मैं? हवा महल, सिटी पैलेस या आमेर फोर्ट? बिना इनके तो जयपुर ट्रिप अधूरा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आज भी टूरिस्ट की नज़रों से दूर हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं जयपुर के हमारे 3 दिन के सफ़र पर। ट्रिप की शुरुआत होती है गुड़गांव से और हम लोग अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं दिल्ली मुंबई हाईवे पर। गुड़गांव अपने घर से जयपुर पहुंचने में हमें लगा 3.5 घंटे का टाइम। जयपुर पहुंच के सबसे पहले हम लोग पहुंच जाते हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। लेकिन यार मैं अगर सही बताऊं तो मेरा जयपुर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि इसके पहले भी मैं जयपुर आ चुका हूं घूमने के लिए। लेकिन इस बार का ट्रिप बहुत ही अलग था, बहुत ही मज़ा आया जयपुर घूम के। हमने कुछ ऐसी जगह भी घूमी जो काफ़ी यूनिक है जयपुर में। अब बात कर लेते हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की। इस म्यूजियम को बनाया गया था 1887 में। म्यूजियम की बिल्डिंग बाहर से बिल्कुल महल जैसी है और अंदर से भी म्यूजियम बहुत ही सुंदर है। अगर आप ये सोच रहे हो कि म्यूजियम क्या घूमना, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम है ये। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर मिस्र की असली मम्मी रखी हुई है। 2011 में इस मम्मी का एक्सरे भी किया गया था, इसको भी आप देख सकते हो म्यूजियम में। कई सारी पुराने टाइम की मूर्तियां भी रखी हुई हैं जो खुदाई में निकली थी आसपास से। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बीड़ा भी रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे वाद्य यंत्र रखे हुए हैं। पूरा म्यूजियम घूमने में कम से कम आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा। जब भी आप जयपुर जाओ तो मोटी डोंगरी के गणेश मंदिर जरूर जाना। ये मंदिर भाई आप देख ही सकते हो, मंदिर तो सुंदर है ही, लेकिन सबसे जो इसकी खास बात है वो इसके अंदर विराजमान गणेश जी की है। ये मंदिर जयपुर का काफी पुराना मंदिर है और इसका निर्माण जयपुर के राजा माधो सिंह प्रथम ने 1761 में करवाया था। मंदिर के अंदर घुसने के बाद भाई हम लोग गणेश जी की मूर्ति को देखते रह गए। बहुत ही आकर्षक प्रतिमा है। मोती डोंगरी मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर बना हुआ है बिरला मंदिर। बिरला मंदिर भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। पूरा व्हाइट मार्बल का मंदिर बना हुआ है। सबसे मेन बात है कि पूरा कैंपस जो है भाई बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ये मंदिर सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही पीसफुल लोकेशन पर है। यहाँ जाने के बाद आपका मन करेगा घंटों यहाँ पर शांति से बैठे रहें। यहाँ पर बिरला जी की एक पुरानी कार भी रखी हुई है जिसको उन्होंने 1935 में यूज किया था। दोपहर के समय 12 से 3 ये मंदिर बंद होता है और रात को 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो आप जब भी मंदिर जाओ तो इस टाइमिंग का ध्यान रखना। इतना सारा कुछ घूमने के बाद हम लोग को लग गई थी जोरों की भूख, तो हम लोग पहुंच जाते हैं थाली हाउस और ऑर्डर कर देते हैं स्पेशल जयपुरी थाली। भाई थाली में इतने सारे आइटम थे कि खाने के बाद पेट पूरा फुल हो गया और हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाते हैं अपने होटल कुछ देर आराम करने के लिए। होटल के रूफ टॉप से देखिए आप सामने पूरा नाहरगढ़ फोर्ट का व्यू आ रहा है। ऊपर सीटिंग का भी अच्छा अरेंजमेंट हो रखा था। शाम के टाइम तो भाई जब लाइटिंग होती है तो पूरा नज़ारा गजब का दिखता है, खासकर पूरा सिटी वाला एरिया। आल्दो होटल बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में था, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये था कि हम नाहरगढ़ फोर्ट बाइक करके जा सकते थे और हमने किया भी वही। थोड़ा देर आराम करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं बाइक से नाहरगढ़ फोर्ट को देखने के लिए, क्योंकि नाहरगढ़ फोर्ट जो है वो रात के टाइम में बहुत ही सुंदर दिखता है। एक और ख़ास बात यहाँ की है कि यहाँ से सनसेट बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है। आई थिंक पूरे जयपुर का सबसे बेस्ट सनसेट अगर आपको एंजॉय करना है तो आप नाहरगढ़ फोर्ट पहुँच जाओ। और वाकई में काफ़ी गजब का नज़ारा था, इसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब इस किले को जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था तब इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ रखा था, लेकिन बाद में इसका नाम नाहरगढ़ पड़ गया। उसके पीछे जो कहानी है भाई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस किले का नाम कैसे चेंज हो गया इसके बारे में आगे जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये किला इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो गया। शायद आपको मालूम होगा, अगर मालूम ना हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक मूवी की शूटिंग हुई थी जिसका नाम था रंग दे बसंती, और उस मूवी के आने के बाद तो भाई इस किले के अंदर पर्यटकों की बाढ़ सी आ गई। यहाँ का जो एंट्री टिकट है वो है 52 रुपीज़, लेकिन इसके अंदर एक शीश महल बनाया गया है जिसको देखने के लिए आपको अलग से 500 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। किले को अंदर से घूमने के बाद हम लोग आ जाते हैं किले के ऊपर सनसेट को एंजॉय करने के लिए। लेकिन भाई किले के ऊपर आने के लिए मुझे सीढ़ी नहीं मिल रही थी। जब तक हम लोग ऊपर पहुंचे सन समझ लो ऑलमोस्ट सेट हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी जो नज़ारा था भाई वो गजब का था। पूरे आसमान में लालिमा छाई हुई थी और पूरे शहर का जो नज़ारा दिखता है नाहरगढ़ फोर्ट से, उसका तो भाई कोई मुकाबला नहीं है।
बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी आप जाओ नाहरगढ़ फोर्ट शाम के टाइम में जाओ और सनसेट को एंजॉय करो, क्योंकि एक साइड पूरा शहर दिखता है और दूसरे साइड पहाड़ी दिखती है। अंधेरा होने के बाद हम लोग नीचे उतर आते हैं और यहाँ पर नीचे एक छोटी सी बच्ची डांस कर रही थी। ये जो गोल गोल घूमने वाला होता है, इसमें सेल्फी स्टिक लगी होती है, मोबाइल फ़ोन लगा होता है, इसका नाम क्या मुझे नहीं पता, लेकिन उसके ऊपर डांस करना पूरा बैलेंस बना के काफ़ी टैलेंट का काम है। ऐसी एक मानता है कि इस किले के अंदर एक आत्मा का वास था और जिसकी आत्मा थी उसका नाम था नाहर सिंह। बाद में उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ एक मंदिर बनवाया गया और इस किले का नाम चेंज करके नाहरगढ़ फोर्ट कर दिया गया। यहाँ पर पानी को इकट्ठा करने के लिए एक बावड़ी का निर्माण भी कराया गया था। सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा नाहरगढ़ फोर्ट विजिट करने का रात के टाइम में वो था ये नज़ारे देखना। इतना बढ़िया लाइटिंग का व्यू तो भाई किसी हिल स्टेशन से भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था पूरे शहर की लाइटिंग और भी ज़्यादा चमकदार लग रही थी। वाकई में यार गजब का नज़ारा था। शायद ऐसा नज़ारा आपको देखने को ना मिले अपने शहर के अंदर। तो भाई गाड़ी निकालो और पहुंच जाओ जयपुर। अब तो मौसम भी हो गया बढ़िया वाला जयपुर घूमने का। नेक्स्ट डे गाड़ी हम लोग अपनी होटल में ही छोड़ देते हैं और ऑटो करके पहुंच जाते हैं सबसे पहले हवा महल। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो हवा महल हम लोग देखते हैं वो एक्चुअली हवा महल का बैक साइड है, ना कि फ्रंट साइड। नो डाउट हवा महल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन अगर मैं सही बताऊं तो जितना बड़ा ये फोटो वीडियो में दिखता है एक्चुअल में उतना बड़ा है नहीं ये। अब मैं आ गया हूँ हवा महल के फ्रंट साइड में। हवा महल का जो एंट्री टिकट था वो था 52 रुपीज़ पर पर्सन और ये पूरा कैंपस घूमने में आपको लगेगा कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय। आप हवा महल के बिल्कुल टॉप तक पहुंच सकते हो, सामने जो बिल्डिंग दिख रही है उसके बिल्कुल ऊपर, और वहां से जो नज़ारा दिखता है भाई पूरे शहर का वो बहुत ही खूबसूरत होता है। हवा महल का जो पूरा कैंपस है वो काफ़ी बड़ा है। पूरी बिल्डिंग को टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं किया गया है। इसके आधे पार्ट में कुछ लोग रहते हैं, शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। हवा महल की इन खिड़कियों से आप नीचे का नज़ारा देख सकते हो। इसको इसी पर्पज से बनाया भी गया था कि यहाँ पर बैठ के रानियाँ और दासियाँ नीचे का कार्यक्रम देख सकें। हवा महल जितना सुंदर बाहर से दिखता है अंदर से कोई कम इंटरेस्टिंग नहीं है। यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी कुछ है, आप काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ ना कुछ कार्यक्रम नीचे चलता रहता है, आप उसको भी एंजॉय कर सकते हो। हवा महल के अंदर कई सारे ऐसे हिडन पोर्शन भी हैं जिसके अंदर जाकर आप बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफी भी करवा सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर भीड़ बहुत कम होती है। जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इसका निर्माण करवाया था और इसको बनाया गया है मुगल प्लस राजपूताना शैली में। और सबसे जो बड़ी बात है उसका जो थीम लिया गया है वो है हनीकॉम थीम। आप देख सकते हो, ऐसा लगेगा कि बाहर से मधुमक्खी के छत्ते की तरह बनाया गया पूरा हवा महल। अब हम आ गए हैं हवा महल के अंदर बने हुए एक म्यूजियम के अंदर। यहाँ पर आप काफी कुछ देख सकते हो। सामने देखिए महाराजा की मूर्ति लगी हुई है। म्यूजियम के अंदर इजिप्ट के थीम का एक गोल्डन ताबूत भी रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो कि आसपास के मंदिरों से खुदाई में निकली थी। हवा महल घूमने के बाद हम लोग आ जाते हैं जयपुर के एक और साइट पर जिसका नाम है जंतर मंतर। इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी रखा गया है। अगर आपको जंतर मंतर को अच्छे से घूमना है तो आप कोशिश करना कि यहाँ पर एक गाइड ले लो, क्योंकि भाई बहुत ही यूनिक जगह है। आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक गाइड लोगे। गाइड आपको अच्छे से हर चीज के बारे में बताएगा। इंडिया में टोटल 5 जंतर मंतर बने हुए हैं, लेकिन अगर बात जयपुर के जंतर मंतर की जाए तो ये पूरे इंडिया में सबसे बड़ा जंतर मंतर है। यहाँ पर टोटल 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि काफी बड़े साइज के हैं और आज भी फंक्शनल हैं। यहाँ पर जाने के बाद एहसास होता है कि कितनी यूनिक चीज राजा ने बनवाई थी और शायद इसी वजह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। जंतर मंतर के जस्ट सामने आपको देखने को मिलेगा सिटी पैलेस और पूरे जयपुर में सबसे महंगा एंट्री टिकट यहीं का है। सिटी पैलेस एक्चुअली में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आज भी ये राजा के अंडर में है। यहाँ का जो एंट्री टिकट था वो था 300 रुपीज पर पर्सन। सिटी पैलेस के अंदर एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मुबारक महल, जिसको अभी के टाइम में एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर टोटल 4 कोर्टयार्ड्स हैं और हर के अंदर कुछ ना कुछ अलग चीज आपको देखने को मिलेगी। तो मुबारक महल देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं इस वाले पोर्शन के अंदर, जो अपने आप में काफी खास है क्योंकि यहाँ पर रखा हुआ है चांदी का 2 बहुत ही बड़ा घड़ा। ये जो सामने बिल्डिंग आपको दिख रही है इसका नाम है दीवाने खास और अपने आप में बहुत खास दिख भी रहा होगा क्योंकि दीवारों पे बहुत ही खूबसूरती से पेंटिंग की गई है। ऊपर आपको झूमर देखने को मिलेगी। महल का ये पोर्शन सबसे खास इसलिए है
क्योंकि यहीं पर रखा हुआ चांदी का 2 बहुत ही विशाल घड़ा जिसका वेट 240 केजी है और इसको 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघला के बनाया गया था। मुबारक महल म्यूजियम के अलावा यहाँ पर एक शास्ता गृह म्यूजियम भी है, लेकिन रिनोवेशन की वजह से इस टाइम वो बंद था। सिटी पैलेस को बनवाया था जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने और इसका जो मेन आर्किटेक्चर है वो है राजपुताना आर्किटेक्चर, लेकिन इसमें मिक्स किया गया है मुगल और यूरोपियन एलिमेंट्स को भी। अब हम आ गए हैं सिटी पैलेस के सबसे सुंदर पार्ट के अंदर और इस एरिया का नाम है प्रीतम निवास चौक। इस कोर्टयार्ड के अंदर 4 सीजन के अकॉर्डिंग 4 गेट बनाए गए हैं और चारों गेट अपने आप में बहुत सुंदर हैं। यहाँ आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आपको फर्स्ट सेकंड 2 गेट दिख रहा होगा। उसके बाद बहुत ही खूबसूरती से सामने एक बिल्डिंग बनाई गई है। इन गेट का जो नाम रखा गया है वो है पिकॉक गेट, लोटस गेट, ग्रीन गेट एंड रोज गेट। सबसे सुंदर जो है पिकॉक गेट है। इस वाले पार्ट के अंदर आपको सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो चाहते हैं इन गेट के सामने जरूर फोटो खिंचवाएं। ये है पिकॉक गेट, आप देख ही सकते हो इसको कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। सिटी पैलेस में 300 एंट्री टिकट के अलावा एक और कॉस्टली टिकट होता है जिसमें महल के प्राइवेट पार्ट का टूर भी कराया जाता है। अब हम आ गए हैं सिटी पैलेस के एक और सुंदर एरिया में। इस एरिया का नाम है दीवाने आम और यहाँ पर राजा का सिंहासन रखा हुआ है और पूरे हॉल को बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। दीवाने आम में बना हुआ जो शाही सिंहासन है ये प्योर सॉलिड गोल्ड का तो नहीं है, लेकिन इसमें गोल्ड प्लेटिंग की गई है। इसको लकड़ी और मेटल बेस से बनाया गया है जो देखने में बिल्कुल सोने के सिंहासन जैसा लगता है। इस सिंहासन का जो सबसे ज्यादा यूज हुआ था वो किया था जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने और उसके बाद सवाई माधो सिंह द्वितीय और सवाई मान सिंह द्वितीय ने इसका यूज किया। इसके अंदर आप छोटा सा म्यूजियम भी देख सकते हो जहाँ पर राजा का कपड़ा, उनके वीपन्स ये सब रखे हुए हैं। आल्दो इंडिया में 1971 में राजशाही खत्म कर दी गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर आज भी रॉयल फैमिली के लोग अपने आप को राजा मानते हैं। करंट टाइम में जयपुर के जो महाराजा हैं उनका नाम है पद्मनाभ सिंह और ये प्रोफेशनल एक पोलो प्लेयर हैं। सिटी पैलेस का पूरा कैंपस जो है वो काफी बड़ा है, कम से कम 2 से 3 घंटे का समय चाहिए यहाँ पर घूमने के लिए। सिटी पैलेस घूमने के बाद हम लोगों का जो अगला पड़ाव था वो था आमेर फोर्ट। रास्ते में आप चाहो तो यहाँ पर रॉयल कनॉट भी घूम सकते हो, काफी अच्छी जगह है और भीड़ भी यहाँ पर बहुत कम होती है। आमेर जाते टाइम रास्ते में आपको जल महल भी देखने को मिलेगा। वैसे तो इवनिंग का टाइम यहाँ पर बेस्ट होता है घूमने के लिए, लेकिन इस टाइम मौसम अच्छा हो रखा है तो आप दिन में भी जगह को घूम सकते हो। अगर नेचुरल ब्यूटी की बात की जाए तो जयपुर की सबसे बेस्ट लोकेशन है। जगह को और सुंदर दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट भी ऐड किए गए हैं, जैसे यहाँ पर राजा की शाही सवारी के एक दृश्य को दर्शाया गया है जो काफी सुंदर लगता है। जल महल ऐसी जगह है जहाँ पर आप घंटों बैठे रहो लेकिन बोर नहीं होगे। कुछ देर जल महल में रुकने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं आमेर फोर्ट की ओर। आमेर फोर्ट थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर पहुँचने का रास्ता पहाड़ी रास्ता है। आमेर फोर्ट में हमने फ्रंट गेट से एंट्री नहीं ली, हमने एक जीप हायर कर लिया जो हमको बिल्कुल ऊपर तक ले गया, वो भी बैक गेट से। बैक गेट से जाने का फायदा ये है कि आप 2 और जगह घूम सकते हो, जिसमें पहला ये है पन्ना मीना का कुंड। जयपुर में आज भी ये जगह हिडन प्लेस है, बहुत कम लोग यहाँ पर विजिट करते हैं और यकीन मानो बहुत ही सुंदर जगह है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पन्ना मीना का कुंड सिटी पैलेस, हवा महल, यहाँ तक कि आमेर फोर्ट से भी ज्यादा पुराना है। अगर आप यहाँ पर बने हुए मंदिर, स्टेपल सब कुछ घूमते हो तो आपको 30 मिनट का समय लग जाएगा। ये जगह घूमने के बाद हम लोग आ जाते हैं जगत शिरोमणि मीना मंदिर, जो कि भाई बहुत ही यूनिक आर्किटेक्चर में बनाया गया है। इस मंदिर को महाराजा मान सिंह प्रथम की वाइफ कनकवती ने अपने पुत्र जगत सिंह के याद में बनवाया था, इस वजह से इसका नाम जगत शिरोमणि मंदिर रखा गया। लेकिन बाद में यह मंदिर मीराबाई की भक्ति की वजह से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया और लोग इसको मीरा मंदिर के नाम से जानने लगे। मीराबाई का जो घर है वो इस मंदिर से पास में ही है। अभी वहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा था, इस वजह से टूरिस्ट को अलाउड नहीं किया एंट्री करने के लिए। अगर आप आमेर फोर्ट घूमने के लिए जीप हायर करते हो तो उसको जरूर बोलना कि भाई हमको जगत शिरोमणि मंदिर घुमाते हुए ले जाए। आमेर फोर्ट पूरे इंडिया में 5वां सबसे बड़ा किला है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो ये 4थे नंबर पर आता है। यहाँ का भी एंट्री टिकट 52 रुपीज पर पर्सन था। किले में एंट्री करने के लिए 2 बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं जिनका नाम है सूरज पोल और चांद पोल। सूरज पोल मेन गेट है और चांद पोल बैक साइड वाला। हम लोग बैक साइड गेट से एंट्री किए थे और एंट्री करने के बाद आपको सबसे पहले टिकट लेना होता है।
टिकट लेने के बाद आपको जाना होगा ऊपर, और ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा दीवाने आम। दीवाने आम में बैठकर राजा आम जनता की फरियाद सुनते थे, इसलिए इसका नाम दीवाने आम पड़ा। इसके सामने बना हुआ है गणेश पोल, जिसके अंदर एंट्री करने के बाद आप मेन किले में पहुंच जाओगे। पोल का मतलब बेसिकली गेट या द्वार होता है। तो गणेश पोल से एंट्री करने के बाद आप जिस एरिया में पहुंचोगे उसका नाम है दीवाने खास। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक शीश महल बनाया गया है। ये पूरा शीशे का है और रात के टाइम जब यहाँ पे रोशनी की जाती थी तो बहुत ही सुंदर लगता था। चलिए अब आपको लेके चलते हैं किले के अगले पोर्शन में। और इस एरिया का नाम है मान सिंह महल। मान सिंह की टोटल 12 रानियां थीं। मान सिंह महल के चारों ओर 12 रानियों के लिए अलग अलग 12 कमरे बने हुए थे। जब आप आमेर फोर्ट के टॉप पर पहुंचते हो तो वहां से मोटा लेक का शानदार व्यू दिखाई देता है। पूरे एरिया को बहुत अच्छे से मेंटेन भी किया गया है। और दूसरे साइड में आपको शहर का पूरा नजारा दिखाई देगा जो उस टाइम में बसाया गया था। आमेर फोर्ट घूमते घूमते शाम हो गई थी और ढलते हुए सूरज से पूरा लेक बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। कुछ देर शाम के टाइम यहाँ पर रुकने के बाद हम लोग आ जाते हैं हवा महल देखने के लिए, क्योंकि रात में भाई हवा महल का नज़ारा बहुत ही अलग होता है। हवा महल घूमने के बाद हम लोगों ने कुछ देर मार्केटिंग की, शॉपिंग की। उसके बाद हम लोग वापस से आ जाते हैं अपने होटल, और होटल के पहुंच जाते हैं रूफ टॉप पे। हमारे होटल के छत से जो नज़ारा था भाई शहर का, वो बहुत ही गजब का दिखाई दे रहा था। आज हमारा जयपुर में तीसरा दिन है और हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया। हमने आज की छुट्टी ले रखी थी ऑफिस से, तो सोचा हमने क्यों ना कुछ ऐसी जगह एक्सप्लोर की जाए जो अभी बची हो जयपुर में घूमने के लिए। उसी जगह की तलाश में हम लोग निकल पड़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। और रास्ते में देखिए आपको दिखाई पड़ेगा सिसोदिया महारानी का बगीचा, जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था और पूरा एरिया बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है। आप लोग कभी जाओ, अगर आपके पास टाइम हो तो ये जगह जरूर घूमो। इसके अलावा हम लोग पहुंच जाते हैं गालता जी मंदिर, जो जयपुर का एक हिडन जेम है और बहुत ही सुंदर है। मिनिमम 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा अगर आप गालता जी मंदिर और उसके ऊपर बने हुए सूर्य मंदिर घूमने जाते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप गालता जी मंदिर जाओ तो सूर्य मंदिर जरूर घूमने जाना। सन टेम्पल क्यों घूमने जाना है ये आगे वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं गालता जी मंदिर की। गालता जी मंदिर को मंकी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं। लेकिन पूरा जो मंदिर कैंपस है वो काफी बड़ा है और बहुत ही सुंदर भी है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर भीड़ बहुत कम होती है, लेकिन कभी कभी जो स्पेशल पर्व होता है, फेस्टिवल होता है, उस टाइम में गालता जी मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इसलिए अगर आप गालता जी मंदिर जाने का प्लान कर रहे हो तो पूर्णिमा के दिन या छठ पूजा के दिन या कुछ स्पेशल फेस्टिवल के दिन अवॉइड करना जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर बने हुए कुंड में स्नान करने के लिए। जब भी आप कोई जगह घूमने जाते हो और अगर उसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया हो, साफ सफाई का अच्छे से ध्यान दिया गया हो, तो आपको भी वो जगह घूमने में मजा आता है, आपको वहाँ पर घूमकर अच्छा लगता है। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि जब भी हम कहीं घूमने जाएं तो आसपास गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा हम हमेशा कूड़ेदान में ही डालें, जिससे वो जगह साफ सुथरी बनी रहे। चलिए अब आपको ऊपर लेके चलते हैं। ऊपर पहुंचकर मंदिर का पूरा नज़ारा काफी अच्छा दिखता है। सामने देखिए कुंड में कुछ बच्चे स्नान करने जा रहे हैं। फाइनली कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं गालता जी के मेन मंदिर में। वैसे तो नीचे भी मंदिर बने हुए थे, लेकिन शायद सबसे मेन मंदिर ये वाला है। गालता जी मंदिर से हमने ऑटो हायर कर ली सन टेम्पल के लिए, और सन टेम्पल पहुंचकर भाई काफी अच्छा लगा। ये बहुत ही पुराना सन टेम्पल है जो जयपुर में बना हुआ है। जयपुर में नाहरगढ़ और जयगढ़ फोर्ट के बाद तीसरी सबसे ऊंची जगह है ये। और यहाँ से जो पूरा नज़ारा दिखता है पहाड़ों का, पूरे शहर का, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ सामने आप देखिए सिटी पैलेस, हवा महल, सारा कुछ देख सकते हो। इवन यहाँ से नाहरगढ़ फोर्ट भी दिखाई देता है। 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और इस मंदिर को बनवाया था दीवान कृपा राम ने। सूर्य मंदिर घूमने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं नीचे। जयपुर के इस 3 दिन के सफर में हमने बहुत ही अच्छी अच्छी जगह को घूमा, बहुत मजा आया घूमकर। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।